नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा अकेडमी में। आज का डेट है 24 जुलाई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज एज यूजुअल द आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाला है। और क्योंकि आज रविवार है तो थोड़ा तो न्यूज़ का डेंसिटी कम है, बट अगेन वी विल सी ऑल द थिंग्स। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट हाँ, पीडीएफ लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जा रहा है, आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ लिया गया है रिगार्डिंग फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, डीएसआर टेक्निक के बारे में, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक, जिसको कहते हैं डीएसआर टेक्निक। रिसेंटली कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, वहाँ के किसानों को हर एकड़ में के लिए 1500 रुपये दे रही थी एज एन इंसेंटिव, और प्रेरित कर रही थी वहाँ के किसानों को डीएसआर मेथड फॉलो करने के लिए, है ना। नाउ सवाल होता है डीएसआर मेथड है क्या। देखो, डीएसआर का फुल फॉर्म है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। अभी क्या होता है ना, दैट राइस की खेती जो भी की जाती है, दैट इज पैडी कल्टीवेशन जो किया जाता है, पहले जो पैडी का बीज को एक नर्सरी में बोया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो एक पर्टिकुलर हाइट तक का प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद नर्सरी से उठाकर अल्टीमेटली फील्ड में शिफ्ट किया जाता है ना। तो वो वाला कन्वेंशनल मेथड हो गया। अभी ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस वाला जो टेक्निक है, इसमें सीड्स को डायरेक्टली फील्ड में शो कर दिया जाता है, मतलब ट्रांसप्लांटिंग का जरूरत नहीं होता है फ्रॉम द नर्सरी। इससे ये जो खर्चा है ट्रांसप्लांटेशन का वो बच गया, राइट। ये एक शॉर्ट शोइंग ड्यूरेशन का है, हाई यील्डिंग वैरायटीज है, एंड इट इज डन थ्रू डीएसआर मशीन्स। जी हाँ, एक डीएसआर मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है इन टाइप के सीड्स को प्लांट करने के लिए फील्ड में डायरेक्टली। ना सवाल यह होता है दैट पंजाब गवर्नमेंट इसको इंसेंटिवाइज क्यों करना चाह रही थी, क्योंकि मेन एम यही है दैट ग्राउंड वाटर को बचाना, ठीक है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स तो पहले ये बोलते थे ना दैट ग्राउंड वाटर का बचत हो सकता है इस डीएसआर टेक्निक से 15 to 20% तक का ग्राउंड वाटर का बचत हो सकता है ना। अच्छा, सवाल ये भी होता है दैट ठीक है जो भी हो रहा है, बट ये घट क्यों रहा है, मतलब डीएसआर टेक्निक के थ्रू जो है डिक्लाइन क्यों हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो, पहली बात तो बहुत सारे रीजंस है इसके। एक तो पावर और वाटर की एडिक्वेट सप्लाई नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पावर कट्स होते हैं, ठीक है। तो अगेन अगर पावर कट्स इरेटिक हो तो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, राइट। मतलब जो प्रॉपर आउटपुट है ना वो निकलना मुश्किल हो जाता है। रिजल्ट्स वैरिड है, दैट इज देखो कुछ कुछ जगह में ज़्यादा यील्ड तो हो रहा है, बट बहुत समय ऐसा भी देखा गया जहाँ पर कम यील्ड हो रहा है ना। लाइट सॉइल्स आर बैड एंड हेवी सॉइल्स आर गुड फॉर डीएसआर, और सब जगह तो हेवी सॉइल्स नहीं है ना, बहुत जगह लाइट सॉइल्स भी है, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट इज देयर इज लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ, इसमें भी तो टेक्निकलिटीज लगते हैं ना, तो वो तो किसानों के पास नहीं है। पहले आप वो दो ना, उसके बाद आप पैसे देकर इस डीएसआर टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल को रिलेटेड। नाउ इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया। पायरेट्स, आपको पता है ना क्या होता है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन तो मूवी देखे ही होंगे सबको। एनीवेज, गवर्नमेंट ने ले आया है विद एंटी मैरिटाइम पायरेसी बिल 2019, जो क्या यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के थ्रू बिल्कुल इसके डायरेक्टिव को मानते हुए हम एक डोमेस्टिक लॉ इंडिया में ले आ रहे हैं। एग्जामिनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 इंटरनल सिक्योरिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ सवाल होता है पायरेट्स होते क्या है। देखो, पायरेट्स क्या होता है ना, जैसे हाई सीज, जैसे देखो क्या होता है ना, सी जो है ना, इंटरनेशनल सीज जो होते हैं, सागर से ट्रेड चलती रहती है, ठीक है, एक रीजन से दूसरे रीजन। अब सोचो एक बहुत बड़ा शिप है, वहां पे बहुत सारे गुड्स चल जा रहे हैं, है ना, और अचानक से कुछ डाकू जो है 4-5 शिप लेकर आए और उस शिप को चारों तरफ से घेर लिया और उस शिप को कब्जा कर लिया। तो वो लोग जो होते हैं ना, वो लोग होते हैं पायरेट्स, ठीक है, जो क्या रॉबरी करते हैं बड़े बड़े शिप्स में, या तो हाई सीज में, दैट इज सागरों के बीचों बीच, या फिर अपने देश के कोस्ट के सामने, जैसे यमन में, सॉरी यमन तो मैं नहीं बोल रहा हूं, आप अगर देख लीजिएगा सोमालिया में बहुत सारे पायरेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, शिप्स को ले जाकर अपने कोस्ट के तरफ खींच लेते हैं, है ना। तो बहुत समय हाई सीज में तो होता ही है ये रॉबरी, बट बहुत समय उनके देश के शोर्स के सामने भी होता है ना। स्टेटस अगर देख लीजिएगा इस टाइप के बिल के रिलेटेड इंडिया में, तो इंडिया अभी तक एज सच कोई लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करता इस मैटर पे, है ना, ऑन द मैटर ऑफ पायरेसी ऑन हाई सीज।
तो सवाल होता है दैट इंडिया किसके थ्रू, अभी जो भी पायरेट्स पकड़ती थी तो उसको सजा कैसे दिए जाते थे भाई, वो आईपीसी के तहत हम लोग देते थे। चलो डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। आईपीसी नहीं, सीआरपीसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो देखते हैं। इंडिया ने रेटिफाई किया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज कब, 1995 में। बट अभी तक देखो, जब रेटिफाई कर लिया भाई तो इसका मतलब क्या, आप उसके डायरेक्टिव के अंदर आपको कानून भी लाना पड़ेगा अपने देश में। बट इतना लेट हो गया हमको यह कानून लाते लाते ना। सवाल यह भी होता है दैट बिल का क्यों जरूरत पड़ा। जैसे कि मैंने बोला दैट अभी तक जो भी पायरेट्स को पकड़े जाते थे ना, उनको इंडियन पीनल कोड के तहत बेसिकली सजा दिया जाता था। हाउएवर कहा जा रहा है इंडिया सोवरेनिटी इज डिलिमिटेड बाय द आउटर बाउंड्री ऑफ इट्स टेरिटोरियल वाटर। इनफैक्ट अगर हमारा आउटर बाउंड्री देखो तो 12 नॉटिकल माइल्स है ना। और एक्ट ऑफ पायरेसी ज्यादातर फॉरेनर्स जो है इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के तो बाहर ही करेंगे भाई, क्योंकि हमारे नेवी से तो डर लगता है ना। अब इंडिया की नेवी छोटी मोटी तो नहीं है ना भाई, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नेवी है। इनफैक्ट दुनिया के 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है अपन, अगर आप देख लीजिएगा यूएसए चाइना के बाद, ठीक है। तो छोटी मोटी नेवी नहीं है, बहुत तगड़ी नेवी है। तो इसलिए यू नो ऑफ कोर्स हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के अंडर तो ये सब नहीं किया जा सकता। बट इंसिडेंस ऑफ पायरेसीज होती किधर है, मेनली जो है ना गल्फ ऑफ एडन में सबसे डेडलीस्ट पायरेसीज होता है ना। और अभी क्योंकि वो रीजन में गल्फ ऑफ एडन के आजू बाजू देख लीजिएगा वेरियस बड़े बड़े देशों के मिलिट्री बेसेस बन गए हैं, राइट। प्रेजेंस ऑफ यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं बोलूंगा, रशिया, इंडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं पायरेट्स को डर लगता है, इसीलिए वो लोग लेकिन पायरेसी ऑपरेशन अभी भी करते हैं। बट वो चीज़ें लेकिन थोड़ा डाउन साउथ शिफ्ट हो गई है और थोड़ा ईस्टर्न अफ्रीकन साइड हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले साल का ही न्यूज़ बोल रहा हूँ, 18 इंडियन जो ऑन बोर्ड थे ना क्रूज ऑयल कैरियर में, उनको किडनैप कर दिया गया था ऑफ द कोस्ट ऑफ नाइजीरिया लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये भी तो पायरेसी का ही इंसिडेंट है ना। सवाल होता है दैट हाँ टेरिटोरियल सीज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या होता है, कॉन्टिजियस जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है। तो देखो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस में तहत जो है इस बिल में अप्लाई किया गया है दैट वैसे सी जो क्या बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, दैट इज ये 200 नॉटिकल माइल, सोचो ये हमारा कोस्टल रीजन है, वहां से 12 नॉटिकल माइल जो है ना उसको हम लोग टेरिटोरियल सी कहते हैं, वहां से 24 नॉटिकल माइल को हम लोग कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं, और वहां से 200 नॉटिकल माइल को हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, है ना। हाउएवर इट इज अनक्लियर, अभी भी अनक्लियर है दैट ये क्या कानून अप्लाई होगा टू द वैसा ईजेड वाला रीजन जो क्या एक्सटेंड करता है बिटवीन 12 से 200 नॉटिकल माइल। मतलब देखो अभी जो है ना वो इसके बाहर वाले रीजन में तो अप्लाइड है, बट इस यहां से इस रीजन के बीच में क्या अप्लाइड है, तो वो चीज चलो अभी धीरे धीरे तो सब कुछ क्लियर होगा, डोंट वरी, कभी भी अपडेट आएगा तो वी विल टेल यू दैट, राइट। बट सवाल होता है इसके अंदर पनिशमेंट क्या है। देखो अगर आप एक्ट ऑफ पायरेसीज करते हो तो कन्विक्ट जो है उसको इम्प्रिजनमेंट लाइफ का भी मिल सकता है या फिर डेथ का भी मिल सकता है, अगर उस एक्ट ऑफ पायरेसी के तहत आप जहां पे पायरेसी कर रहे हो उस लोगों को आप मारने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो अगर इस टाइप का चीज हुआ ना तब तो आपको लाइफ प्रिजन में भी मिल सकता है ना, और हमारे देश में मिल सकता है। जी हाँ, पार्टिसिपेटिंग और असिस्टिंग एक्ट ऑफ पायरेसी विल बी पनिशेबल विद अप टू 14 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन। एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस, नाउ इसका मतलब क्या होगा, जस्ट सोचो सोमालिया है ना, सोमालिया के पायरेट्स को इंडियन नेवी ने पकड़ लिया। अब इंडिया ने सोमालिया के साथ अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करके रखा है तो इसके तहत क्या होगा दैट उनका जो ये गुनहगार है ना जो कि इंडिया के जेल में लॉकअप बंद है, उसको हम लोग भेज देंगे सोमालिया में। दैट जाओ भाई, सोमालिया की सरकार बोल देती है दैट देखो भाई हमारा सिटीजन है, हमारे भेज दीजिए, हम यहाँ पे उसको सजा दे देंगे, ठीक है। तो अगेन अगर उन टाइप के देशों के साथ हमने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन के रखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे, क्योंकि कल को अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो वो भी उस कैदी को हमारे देश में भेज देंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड कोर्ट। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्ट किया है विद चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, और इसके तहत नोटिफाई किया जाएगा सेशंस कोर्ट को ये पावर दिया जाएगा इस टाइप के डिसीजंस में एक्ट करने को, ठीक है, समझ गया। चलो अब देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के बारे में, जिसको हम लोग UNCLOS भी बोलते हैं। 1982 में साइन किया गया था। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि एस्टैब्लिश करती है लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरीटाइम और मैरीटाइम एक्टिविटीज। इनफैक्ट ये डिवाइड करती है मैरीटाइम एरिया इनटू 5 मेजर जोन्स, और इसमें 5 मेजर जोन्स में क्या है, इंटरनल वाटर है, टेरिटोरियल सी है, कॉन्टिग्यूअस जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और हाई सीज है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स जो क्या गवर्न करती है ओशंस को और यूज करती है उनकी रिसोर्सेज को। इनफैक्ट इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओशंस आर
are interrelated and there is a need to be addressed by the global community as a whole. In fact, UNCLOS जो है ये govern करती है हर एक aspect of ocean space, including delimitation, environmental control, marine scientific research के related अगर कुछ काम करना हो तो of course वो ही UNCLOS ही govern करती है उसको. इकोनॉमिक या फिर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ अगर हो रही है, से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगर करना है अल्टीमेटली इंटरनेशनल वाटर्स में कोई अगर एक्टिविटीज़ करना है, माइनिंग एक्टिविटीज़ करनी है, तो उस टाइप के एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम होता है. समझ रहे हो बात? तो इस टाइप की चीज़ें. नेक्स्ट, ग्रीन प्रोटेक्शन टू अरावलीज. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया ग्रीन प्रोटेक्शन टू द फॉरेस्ट लैंड इन अरावलीज रीजन. GS1 के फिजिकल जोग्राफी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और हिंदुस्तान टाइम्स में यह न्यूज़ आया था. इनफैक्ट कोर्ट के रूलिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है दैट अक्रॉस अरावलीज और शिवालिक्स जो कि हरियाणा में है, उसके अक्रॉस अराउंड 30,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को कंसीडर किया जाएगा आपसे फॉरेस्ट लैंड. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट ऑल द लैंड कवर्ड बाय स्पेशल ऑर्डर्स जो कि इशू किया गया है बाय पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट इन हरियाणा अंडर उसके सेक्शन 4 के अंडर, उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ फॉरेस्ट और इंटाइटल हो जाएंगे वो आपसे दैट उनको भी उतना ही प्रोटेक्शन दिया जाए जो कि नॉर्मल फॉरेस्ट को दिया जाता है अंडर द 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. नाउ इस टाइप के लैंड को जो है ना कवर किया जाएगा अंडर सेक्शन 4 एंड इट कैन सी नो कमर्शियल एक्टिविटीज और नॉन फॉरेस्ट यूज विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब अगर करना भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट बिल्कुल चाहिए. इनफैक्ट कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट किया है टू क्लियर एनी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज फ्रॉम सच लैंड इन 3 मंथ और साथ ही साथ उसके कंप्लायंस को रिपोर्ट भी करना है. द बेंच ने कंसिडर किया दैट सितंबर 2018 जजमेंट जिसमें उन्होंने हेल्ड किया था दैट ऑल द लैंड्स अंडर द पंजाब लेजिस्लेशन प्रिजर्वेशन एक्ट शुड बी ट्रीटेड एज फॉरेस्ट. ठीक है, तो इसी के बारे में बेसिकली बोला गया है जो कि इस आर्टिकल में दिया गया. ना सवाल होता है ठीक है इसके अराउंड का रीजन जो है अरावली, इसके रीजन को बेसिकली फॉरेस्ट का घोषित किया गया ना, तो इससे फायदा क्या होगा? एक तो डेजर्टिफिकेशन चेक होगा बट साथ ही साथ वहाँ के बायोडाइवर्सिटी रिचनेस भी बढ़ेगी, क्लाइमेटिक जो इम्पैक्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट वो बहुत हद तक घटेगी, है ना. तो ये सब चीज कहीं ना कहीं आप इसमें आर्टिकल्स में लिख सकते हो. अब आ जाता है दोस्तों एमसीक्यूज में कुछ कल जो हम लोगों ने पूछा था. जैसे सबसे पहला था इंडियन लॉ ऑन अबॉर्शन के बारे में, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए थे. इसमें ऑफ कोर्स सी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें था ना दैट बियॉन्ड 24 वीक्स अबॉर्शन इज नॉट अलाउड इन एनी केस. ऐसा नहीं है भाई, अगर एबनॉर्मल फर्टिलिटीज है बच्चे में, ठीक है, कुछ अगर डिफेक्ट्स है, एक्सट्रीम डिफेक्ट है ना, जेनेटिक डिफेक्ट, तो उस केस में बोला जा सकता है. नेक्स्ट, ओल चिकी, ये एक स्क्रिप्ट है ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स? रियांग, इरुलास, संथाल्स और सीमास. ऑफ कोर्स संथाल वाज द करेक्ट आंसर. कल हम लोगों ने डिस्कस भी इसके बारे में किया था जिसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही आंसर दिया. वेरी गुड. अच्छा, सिर्फ अमित दास, अच्छा अमित जी आप गलत आंसर दिया आपने एक वाला, बाकी तो खैर सब सी आंसर ही है. चलो ठीक है. अच्छा, और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ऑफ कोर्स यस दैट इज नीति आयोग. और सेकंड पोजीशन अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन नहीं संगीता, मैंने इन जनरल नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के बारे में पूछा था और उसका सही आंसर है उत्तराखंड जो कि भाग्यश्री डेका ने दिया है. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन मैंने सिर्फ नहीं पूछा था, नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज हिली, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो ऑफ कोर्स 8 सिस्टर्स आ जाते हैं. ठीक है, बट हिली रीजन में जो है ना ऑफ कोर्स ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब भी तो आ रहा है ना, है ना, तो उनको कंसीडर करके ओवरऑल मैंने बोला था. तो ऑफ कोर्स आपका ये वाला पॉइंट गलत है, बल्कि भाग्यश्री का यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल सही है. तो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर प्रीवियस वाला एमसीक्यू. बट आज का एमसीक्यू देख लेते हैं. आज के एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताइए ये कितना दूर तक एक्सटेंड करता है? 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल या फिर 240 नॉटिकल माइल? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, सबको ही लिखिएगा आंसर. नेक्स्ट, रिगार्डिंग मैरीटाइम पायरेसी, consider the following statement. India have legislation on the matter of piracy on high seas since 1990s. दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया हैज रैटिफाइड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज इन द ईयर 1995. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. नीचे कमेंट सेक्शन में we will wait for your answers to come up. This was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.